मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? फाइन, ओके। आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, ओके, जिसमें इंक्लूड है आपका एलपीजी मॉडल, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सो एलपीजी मॉडल को पढ़ने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, क्यों आया और कौन लेके आया इसको। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुआ पार्लियामेंट में ऑन 24 जुलाई 1991 बाय आवर फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर मनमोहन सिंह, ओके, जिनको फादर ऑफ इंडियन रिफॉर्म भी बोला जाता है। और उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव। यही तो पर्सन थे जिनके बदौलत हमको न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी मिला और जिनके बदौलत एलपीजी मॉडल मिला। लेकिन एलपीजी मॉडल और इंडस्ट्रियल पॉलिसी को समझने से पहले ये समझ लेते हैं ऐसा क्या कारण था जिनके वजह से एलपीजी मॉडल को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। ओके, पहला कारण न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करने का है पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होगा पब्लिक सेक्टर क्या होता है। पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसको पूरा का पूरा कंट्रोल करता है गवर्नमेंट। ओके, प्राइवेट सेक्टर कौन होता है? जिसको कंट्रोल करता है इंडिविजुअल एंड प्राइवेट कंपनीज। ओके, सो डिफरेंस ये होता है पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर में। सो पब्लिक सेक्टर का कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ओएनजीसी, आपका एनटीपीसी, ये हो जाता है आपका पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या आता है? जैसे कि आपका रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, इन्फोसिस हो गया, हिंदुस्तान लीवर हो गया, टाटा स्टील हो गया, ये हो गया प्राइवेट इंडस्ट्रीज। सो क्या होता है पब्लिक सेक्टर इंडिपेंडेंस के बाद जब आपका गवर्नमेंट कंट्रोल में ले लिया, हर चीज को गवर्नमेंट कंट्रोल करता था उस टाइम पे, तो वहां पे क्या होता है वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने लगा। कोई भी बाहर का इंटरफेरेंस वहां पे एक्सेप्टेड नहीं था और पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर था? गवर्नमेंट के ऊपर था। तो जब जरूरत से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी के ऊपर होता है तो उसका परफॉर्मेंस में लैकिंग आ जाता है, परफॉर्मेंस धीरे धीरे घटने लगता है। तो यहाँ पे हमारा गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी था, तो वहां पे क्या हुआ? उनका परफॉर्मेंस घटने लगा। तो ये एक बहुत ही जरूरी आपका कारण था जिसके वजह से न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया था। नेक्स्ट क्या था? डेफिसिट इन बीओपी। यहाँ पे दो वर्ड आता है, एक आता है डेफिसिट, एक आता है बीओपी। सो बीओपी क्या होता है? बीओपी का फुल फॉर्म होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। अपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, कोई भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम बुक मेंटेन करते हैं, तो वैसे ही एक बुक है, बीओपी एक बुक है जिसमें हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ऑल द फाइनेंशियल रिलेटेड ट्रांजेक्शन बिटवीन पर्सन, बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री एंड with the people and government of the other country, people and government of our country with the people and government of other country। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ? हमारे लोग और हमारे गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल रिलेटेड ट्रांजेक्शन होता है रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब इंडिया छोड़ने के बाद जो 195 कंट्री है उनके साथ जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है तो उसको एक बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, उसको बोला जाता है बीओपी। अब बीओपी में क्या आता है? डेफिसिट आ गया था। डेफिसिट का मतलब क्या होता है? जब हम एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे और इंपोर्ट कम करेंगे तो वहां पे हम लोग सरप्लस होगा। तो सरप्लस का मतलब क्या होता है? बेनिफिट। ओके, सो जब एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे हमको पेमेंट ज्यादा मिलेगा, हमको पैसे ज्यादा मिलेगा, और जब इंपोर्ट हम लोग कम करेंगे तो पेमेंट हमको कम करना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है? हमारा सरप्लस होता है, बेनिफिट होता है। लेकिन उस सिचुएशन में क्या था? डेफिसिट था। डेफिसिट का मतलब लॉस था। ओके, कैसे? हम एक्सपोर्ट कम करते थे, हम सामान बाहर कम भेजते थे, लेकिन इंपोर्ट ज्यादा करते थे, बाहर से सामान ज्यादा लाते, तो क्या होता था? पेमेंट हमको ज्यादा करना पड़ता था और पैसे हमको कम मिलते थे। तो यहाँ पे डेफिसिट आ गया था बीओपी में। तो ये भी एक बहुत ही जरूरी कारण था जिसके वजह से न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लाना पड़ा। नेक्स्ट इज फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ओके, हर कंट्री फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन करता है। कौन करता है? हमारे कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कौन मेंटेन करता है? आरबीआई। ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो फॉरेन एक्सचेंज क्यों रिजर्व मेंटेन किया जाता है? अगर कोई कंट्री को सस्टेन करना है, वो आइसोलेशन में नहीं रह सकता, उसको दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड करना ही पड़ता है। लेकिन अगर आप दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड करेंगे, वहां पे जाके आप रुपीज पेमेंट नहीं कर सकते, वहां पे करेंसी उनके कंट्री के हिसाब से होना चाहिए। अगर आपको दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड करेंगे तो करेंसी उसी हिसाब से होना चाहिए, आप रुपीज लेके पहुंच नहीं सकते। तो यहाँ पे हम लोग जो फॉरेन रिजर्व रखते हैं तो किन किन करेंसी में रखते हैं? एक तो होता है यूएस डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, जापानीज येन, चाइनीज युआन एंड यूरो। ये सारा करेंसी जिनको रिजर्व मेंटेन करना होता है। लेकिन 1991 से पहले
फॉरेन एक्सचेंज आरबीआई के पास कितना था, सिर्फ और सिर्फ 2500 करोड़ रुपीस था, जो कि सिर्फ और सिर्फ 3 वीक्स का इंपोर्ट के लिए ही था। ओके, सो उस टाइम पे क्या हुआ था, इंडिया पहुंचा था आईएमएफ के पास। ओके, तो अब ये आईएमएफ कौन है, आईएमएफ है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि जिसका मेन मोटो ये है, कभी भी किसी कंट्री के पास, मेंबर कंट्री के पास अगर फॉरेन रिजर्व का शॉर्टेज हो जाता है, वहां पे उसको फॉरेन एक्सचेंज को प्रोवाइड किया करता है। ओके, सो आईएमएफ के पास जब इंडिया पहुंचा तो आईएमएफ का रिप्लाई क्या दिया था इंडिया को, कि आपके पास रुपीज नहीं है तो आपके पास गोल्ड तो है, तो आप अपना गोल्ड जो है आपको मॉर्गेज रखिए और हम आपको फॉरेन एक्सचेंज प्रोवाइड करेंगे। तो उस टाइम पे 67 टन का गोल्ड 2 प्लेन में डिवाइड करके, एक तो लंदन पहुंचा था, दूसरा कहाँ पहुंचा था, स्विट्जरलैंड। ओके, ये गोल्ड को मॉर्गेज रखने के बाद अप्रोक्सीमेटली 4 बिलियन यूएस डॉलर फॉरेन एक्सचेंज इंडिया को मिला था उस टाइम पे। ओके, सिचुएशन इतना खराब था, तो ये एक बहुत ही जरूरी कारण था जिसके वजह से ये जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुआ, इसको लाना जरूरी था। नेक्स्ट क्या था, ह्यूज बर्डन ऑफ डेट। पूरा का पूरा देश हमारा डेट में चलता था, डेट मतलब उधारी ले लेके हमारा कंट्री चल रहा था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डेट लेने से तो काम नहीं होता है, डेट को चुकाना भी पड़ता है, इंटरेस्ट भी पेमेंट करना पड़ता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्रेशर पड़ गया था इंडिया के ऊपर कि नहीं, कितना डेट लेके और अपना कंट्री को आगे बढ़ाए। नेक्स्ट क्या था, लैक ऑफ प्लानिंग एंड इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट पे डिस्कस किया, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। यहाँ पे क्या होता है, जब गवर्नमेंट के ऊपर ज्यादा प्रेशर आ जाता है तो हर चीज को मैनेज करना प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट प्लानिंग प्रॉपरली नहीं कर पा रहा था एंड मैनेजमेंट प्रॉपरली नहीं हो पा रहा था। और एक क्या कारण था, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाना एंड करेंसी का वैल्यू घट जाना, ये सिचुएशन होता है इन्फ्लेशन। ओके, सो इन्फ्लेशन को और अच्छे से हम लोग अलग से लेक्चर में समझ लेंगे। तो ये सारे कारण के चलते इंडिया में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुआ था ऑन 24 जुलाई 1991 बाय आवर फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर मनमोहन सिंह। ओके, सो इससे क्या हुआ था, इससे इंडिया को मिला था एलपीजी मॉडल। एलपीजी मॉडल का मतलब क्या है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये तो हो गया ओवरऑल। अभी समझ लेते हैं क्या क्या बेनिफिट मिला इंडिया को इंडस्ट्रियल पॉलिसी का रिफॉर्म करने के बाद। एक तो होता है एवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। जो लाइसेंसिंग पॉलिसी था, जो लाइसेंस था पहले, उसका अबॉलिशन हुआ, मतलब उसका खत्म हो गया, लाइसेंस पॉलिसी, लाइसेंसिंग पॉलिसी खत्म हो गया। नेक्स्ट क्या हुआ, लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर जो कंट्रोल हर सेक्टर में कंट्रोल गवर्नमेंट का था, वो धीरे धीरे घटने लगा एंड प्राइवेट सेक्टर का इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, आपका मैनेजमेंट अच्छे से होता है, कंट्रोल अच्छे से होता है, तो प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे चांस दिया गया। ओके, नेक्स्ट क्या हुआ, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट 50% तक था कुछ कुछ सेक्टर में, वो बढ़ा के कुछ कुछ सेक्टर में बढ़ा के 100% किया गया। 100% तक आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्या हुआ, लिबरलाइज हुआ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन के साथ जो ट्रेड होता है उसको लिबरलाइज किया गया, और जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं उसको धीरे धीरे खत्म करने लगे, कम करने लगे, सिंप्लीफाई करने लगे, सो दैट एक दूसरे के साथ ट्रेड करना इजी हो गया। ओके, नेक्स्ट क्या हुआ, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन कैसे होता है, अगर अगर फॉरेन में कोई टेक्नोलॉजी नया इंट्रोड्यूस हुआ, यहाँ पे अगर इंडियन कंपनी चाहता है कि वो टेक्नोलॉजी लेना है तो प्रायर अप्रूवल मिल जाता है, गवर्नमेंट का लंबा चौड़ा फॉर्म फिलअप करके अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्या होता है, इंसेंटिव फॉर स्मॉल स्केल सेक्टर। जो स्मॉल स्केल होता है उनको इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाता है, सो दैट क्या होता है, वो स्मॉल सेक्टर धीरे धीरे अपना ग्रोथ कर सके। तो ये सारे बेनिफिट हुआ हमारा न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंट्रोड्यूस करने के बाद। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे एलपीजी मॉडल। सो एक एक लेक्चर में एक एक मॉडल को हम लोग खत्म करेंगे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ओके, सो टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।